नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और इस वक्त अगर आपको कोरोना को मात देना है, जो कोरोना के खिलाफ एक लंबी लड़ाई इस वक्त देश में चल रही है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप मास्क पहने, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा हथियार इस लड़ाई में आपके हाथ में है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम की भी शुरुआत की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और मास्क ठीक से पहनेंगे। मास्क है, मजाक नहीं है। इस वक्त मैं स्टूडियो में हूं, यहाँ अकेले हूं, तो मास्क हटाकर मैं आगे की खबरों को पढ़ सकती हूं, लेकिन मास्क पहनकर आने का मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बता सकूं कि जब भी मैं यहाँ से बाहर होती हूं या दो चार लोगों के बीच में होती हूं, घर से बाहर होती हूं, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करती हूं। अगली खबर की ओर चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब से कोरोना को मात देकर लौटे हैं, तब से लगातार ग्राउंड जीरो पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर में आज भी वो जाएंगे और सिद्धार्थ नगर में और बस्ती में आज सीएम का दौरा है। यहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का जायजा करेंगे। साथ ही सीएम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ भी एक मीटिंग करने वाले हैं, जैसा कि वो हर जिले में, हर मंडल में कर रहे हैं, ताकि वहां के हालात की जानकारी ले सके। और आज दोनों ही जिलों के एक एक गांव का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:15 पर गांव के भ्रमण का कार्यक्रम है सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का। दोपहर 1 बजे तक वो गांव में ही रहेंगे, यानी कि करीब आधे घंटे तक। दोपहर 1:25 पर बस्ती पहुंचेंगे और 1:35 पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में होंगे, उसका जायजा लेंगे। 1:50 पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण, यानी कि 1:50 तक वहीं पर रहेंगे सीएम। 1:55 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर अधिकारियों के साथ, जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। और 2:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा मीटिंग होनी है। दोपहर 3:30 तक बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। इस वक्त सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी शरद त्रिपाठी और बस्ती से हिफजुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बस्ती का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। ये बताएं कि वहां पर सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है, पहले से तय है, तो उसे लेकर कोई खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं, या रोज जिस तरह की स्थिति कोविड कमांड सेंटर में होती है वैसी ही है? जी मेनका, मैं आपको बता दूं कि सीएम का जो कार्यक्रम है बस्ती जिले में 1:25 पर यहाँ पहुंचेंगे। उसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां की हैं। जो जिन गाँव में जाना वहाँ पे भी साफ सफाई सैनिटाइजेशन का काम किया गया। और तूफान का भी असर यहाँ देखने को मिल रहा है। सुबह से मौसम बदला हुआ, बूंदीबांदी हो रही है। तो 1:25 पर सीएम का हेलीकॉप्टर जो लैंड करेगा वहाँ पुलिस लाइन में, उसके बाद वो सीधा यहाँ विकास भवन हमारे पीछे देख रही है, कमांड सेंटर यहाँ पर बनाया गया कोरोना का, जहाँ पे पूरे जिले का कोरोना कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे, वहाँ पर हिफजुर रहमान, ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि मौसम बदलता हुआ दिख रहा है, तो क्या इसका असर सीएम के दौरे पर भी पड़ सकता है? जी बिल्कुल, अभी जो सुबह से मौसम बदला, हल्की बूंदीबांदी हो रही, अगर ये बरसात तेज हुआ, मौसम और खराब होता है तो प्रभावित हो सकता है। फिलहाल अभी तो ये कंडीशन नहीं है। मौसम सुबह से बूंदीबांदी हो रही है, मौसम बहुत खराब नहीं हुआ अभी। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। सिद्धार्थनगर से शरद फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। शरद, ये बताइए सिद्धार्थनगर में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, कैसे काम प्रशासन की ओर से हो रहा है, और आज जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उसके लिए भी क्या कोई खास इंतजाम दिख रहा है, या जो काम जैसा चल रहा था वैसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के आने से सुरक्षा व्यवस्था तो काफी चुस्त और दुरुस्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यही मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और इसके बाद वो काफी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम पर जाएंगे, जहां पे पूरे जिले का कोरोना नियंत्रण किया जाता है। इसके साथ में यहाँ पास के ही गाँव में भी जा सकते हैं और वहाँ के बीच लोगों से संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। अधिकारियों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। हालांकि कोविड की आगामी तैयारियों को देखते हुए, जैसे कि तीसरी लहर की संभावना हो रही है, उन सभी का भी जायजा रहा है। इसकी भी एक समीक्षा बैठक कर सकते हैं कि इसकी क्या तैयारियां हैं।
बाकी ठीक है शरद, कोरोना हमने देखा दूसरी लहर में शुरू में कितनी परेशानी इन 2 जिलों में थी, लेकिन बाद में बहुत तेजी से प्रशासन ने इस पर काबू पाया है। अब सीएम पहुंच रहे हैं वहां पर, और तीसरी लहर की जो आशंका है उसके मद्देनजर भी क्या तैयारी है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। प्रयागराज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर श्रीवेंकपुर में अब शवदाह गृह बनेगा जो कि बिजली से चलने वाला होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने 4 बिस्वा जमीन की पहचान भी कर ली है। लेखपाल ने इसका प्रस्ताव एसडीएम को भेजा। अब सरकार की मंजूरी के बाद यहाँ पर शवदाह गृह बनेगा। घाट किनारे कई शवों की तस्वीर वायरल हुई थी। शव दफनाने की यहाँ पर पुरानी परंपरा जो वो अब खत्म की जाएगी। एनजीटी ने भी शव दफनाने पर रोक लगा रखी है। धार्मिक स्थल होते की दृष्टि देखते हुए यहाँ पर गंदगी कुछ ज़्यादा अधिक मात्रा में फैलती थी, जिसको देखते हुए शासन ने जो है विद्युत सौदागरी के जो है बनाने का कुछ लक्ष्य था, जिसको हमारे श्री मानव जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रस्ताव मांगा गया, जिसको मैंने बना के दिया हूँ। यहाँ विद्युत सौदागरी बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से दमदार असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने लगातार प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह से श्रृंगेरपुर घाट पर कोरोना काल में बड़ी संख्या में शवों को दफन किया गया, और ये मामले ने जब तूल पकड़ा तो यहाँ पर कई डेवलपमेंट भी हुए। विपक्षी पार्टियों ने भी इसे मुद्दा बनाया और शासन और प्रशासन भी हरकत में आया। इस मामले में अब ताज़ा मामला जिस तरह से है कि यहाँ पर शव पर से चुनरिया या रामनामी कपड़े हटाने को लेकर भी एक विवाद जुड़ता जा रहा है, जिसको लेकर भी जांच बैठाई गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है इस जगह से श्रृंगेरपुर से कि यहाँ पर अब जल्द ही विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया। सामने जो आप जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया गया है। इससे न केवल जो लोग यहाँ पर आएंगे, गरीब लोग, वो कम खर्च में करीब 500 रुपये जिसका दूसरे जगहों पर चार्ज है, उसके तहत यहाँ पर अंतिम संस्कार कर सकेंगे, बल्कि समय की भी बचत होगी। और जो बाहर घाटों पर गंदगी होती थी, उस गंदगी से भी बचा जाएगा। इस मामले में यहाँ पर जो हल्का लेखपाल है, उनकी ओर से एक प्रस्ताव भी एसडीएम को भेजा गया है, और ये डीएम के थ्रू जब शासन को जाएगा और इसकी जल्दी ही मंजूरी जब मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण हो जाएगा। तो इसके बाद जो तमाम समस्याएं श्रृंगेरपुर को लेकर आ रही थी, शवों के अंतिम संस्कार में वो समस्याएं भी दूर होंगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इस घाट पर एनजीटी की रोक के बावजूद लोग बहुत पहले से शवों को दफनाते थे, लेकिन कोरोना काल में कई और वजहों से यहाँ पर शवों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिला, जो न तो पर्यावरण के लिहाज से ठीक है और न ही पानी को के लिहाज से ठीक है, गंगा के लिहाज से ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है शवों को दफनाने पर। उधर फिरोजाबाद में कोविड-19 मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल में कैमरे लगाए गए हैं, और जिसकी बड़ी स्क्रीन बाहर लगा दी गई है ताकि मरीजों के जो परिजन हैं इलाज के दौरान अपनों को देख सके कि किस तरह से उनका इलाज हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। साथ ही मरीजों के रूम में अटेंडेंट को मोबाइल फोन भी दिया गया है, जिस पर मरीज जब चाहे अपने परिजन से वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। इस कोविड अस्पताल में 100 बेड हैं। इस व्यवस्था से मरीज और तीमारदार दोनों ही बहुत खुश हैं। लेते थोड़ी संतुष्टि हो जाती है देखने के बाद। इलाज भी बहुत अच्छा चल रहा है। सीसीटीवी पर जब मन करता है जब भी आते हैं देख लेते हैं। 58 कैमरास लगे, अभी हमने 10 और बढ़ाए हैं। एक कोने को हम कवर अप कर लिया हमने, और इसमें मरीज को जो आ जाते हैं उनके रिश्तेदार, उनको हम सीसीटीवी में भी उनको दिखा देते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है। जो नहीं आ पाते हैं उनको हमारे जूनियर रेसिडेंट और HOD एनेस्थीसिया उनको फ़ोन करके उनके मरीजों का हाल बताते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं। बाहर हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क बना हुआ है, उस हेल्प डेस्क पर 24/7 एक जना बैठता है। अक्सर कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को यही चिंता होती है कि आखिर अस्पताल के अंदर उनके अपने किस हालत में होंगे, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसे में फिरोजाबाद के इस अस्पताल की ये पहल बहुत ही सराहनीय कह सकते हैं। उधर अमरोहा में आरोपियों ने सरेंडर किया है। आरोपी पिता और बेटे ने थाने में जाकर खुद सरेंडर किया। प्रधान की हत्या की कोशिश का आरोप इनके ऊपर है। प्रधान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या की कोशिश का आरोप, ये खबर भी कल हमने आपको दिखाई थी। पिता और बेटे समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। थाना अमरोहा देहात के कुम्हरिया का मामला है, जिसके बाद खबर दिखाए जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने ही थाने में सरेंडर किया है। तो हमने
आपको दिखाया था, कल ये खबर हमने आपको दिखाई थी कि प्रधान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या की कोशिश की गई और इस मामले में जो आरोप जिस पिता और बेटे पर लगा है उन दोनों ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि 4 लोगों के ऊपर आरोप है, जिनमें से 2 ने सरेंडर किया है। शिवम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शिवम, विस्तार से बताइए ये वारदात क्या और सरेंडर इन्होंने कर दिया है? शिवम, आवाज मिल रही है आपको? जी। हाँ, ये बताइएगा विस्तार से कि आखिर ये वारदात किस तरह से अंजाम दिया गया था इसे, और इन दोनों ने अब सरेंडर किया है, आगे की कार्रवाई कैसे होगी? जी, नवनिर्वाचित प्रधान था जो गांव का दबंग प्रधान था, जो हार से बौखलाए प्रधान पर चुनावी रंजिश के चलते इसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके नवनिर्वाचित प्रधान की जो हत्या की कोशिश की गई मानने की, उसे हायर सेंटर इलाज के दौरान मेरठ रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल अभी तक जो परिजनों ने, जो प्रधान के परिवार वालों ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, पिता पुत्र समेत, और 2 अन्य लोग हैं गाँव के ही। और जो पिता पुत्र ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया गया है, और 2 आरोपी अभी फरार हैं। फिलहाल पुलिस अभी इस बात का भी खुलासा नहीं कर रही है कि गिरफ्तार किया गया। वैसे जो सूत्रों को माने तो जो हमने अपने सूत्रों से जानकारी हुई है, वो पिता पुत्र ने सरेंडर कर दिया है। जी, धन्यवाद शिवोम इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। दर योगी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। प्रयागराज प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते केस को ट्रेस करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया है। नतीजा ये रहा कि पॉजिटिविटी रेट 18% से घटकर 1.5% के आसपास पहुंच चुका है। क्या है ये नई टेक्नोलॉजी, देखिए ये रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रयागराज में कोरोना की चेन को तोड़ने में प्रशासन कामयाब हुआ है। दरअसल कोरोना के खिलाफ योगी सरकार के ट्रेस, ट्रीट, टेस्ट फॉर्मूले को अपनाते हुए ट्रेसिंग को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि पॉजिटिविटी रेट 18% से घटकर 1.42% पर आ गया। शहर में बढ़ते कोरोना के केस को देखते हुए प्रशासन ने ICCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया। इस सेंटर ने गूगल की हीटिंग मैप टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए, जिसमें ज्यादा कोरोना संक्रमित वाले इलाकों को चिन्हित कर हीटिंग मैप तैयार किया गया। प्रयागराज शहर में चूँकि स्मार्ट सिटी हमारा है ये, तो इसमें जो हमारा ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसमें हमने जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो हीट मैप की टेक्नोलॉजी हमने इसमें यूज़ करी थी। उसके माध्यम से जो प्रत्येक हमारे पॉजिटिव केसेस आए थे, उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को चिन्हित करते हुए मैप पे प्लॉट करके हमने ये एरिया निकाले जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक संक्रमण थे, और उससे हमने हीट मैप्स जनरेट किए। उससे हमें फ़ायदा यह हुआ कि एक जो एरिया जो हमारे अत्यधिक संक्रमण वाले थे वो हमारे आइडेंटिफाई हो गए थे, और उसमें चिन्हित करते हुए हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर या 1.5 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े वृहत कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे। ICCC में 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर के 14 कंटेनमेंट जोन बनाए गए और प्रशासन की ओर से इन इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी गई। इन इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या को लेकर हीटिंग मैप टेक्नोलॉजी के जरिए कलर कोडिंग भी कराई गई, जिसमें एक जोन में 200 से ज्यादा मरीज होने पर रेड कलर, 150 से अधिक होने पर ऑरेंज कलर, 100 से अधिक संक्रमित होने पर येलो कलर और 100 से कम होने पर ब्लू कलर मैप पर दिखाई देता था। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मार्ट सिटी में हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर है, उसके माध्यम से हम प्रयागराज शहर में इस चीज़ को काफ़ी हद तक ट्रैक करने में और काफ़ी हद तक इसको रोकने में कामयाब रहे थे। गूगल की हीटिंग मैप टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए प्रयागराज प्रशासन ने शहर के एक संक्रमितों को ट्रेसिंग के जरिए अपने रडार पर रखा। ये टेक्नोलॉजी इतनी कारगर रही कि गृह विभाग ने हीटिंग मैप को बाकी जिलों को भी अपनाने के निर्देश दिए। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से काम किया गया और हीटिंग मैप टेक्नोलॉजी के जरिए भी यहाँ पर निगरानी की गई, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या में प्रयागराज में भारी कमी आई है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बहुत से लोग जो कि कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, कई जो कोरोना को मात देकर बच रहे हैं, नई शुरुआत करें ताकि दूसरों की मदद कर सके। कोरोना को मात देने के बाद एक शख्स ने अनोखा मेडिसिन बैंक बनाया और चर्चा में आ गया। दवा बैंक में उपलब्ध मेडिसिन लोगों को निःशुल्क दी जाती है और इस अनोखी पहल पर देखिए मेरठ से ये खास रिपोर्ट।
तस्वीरों में दिखाई दे रही ये दवाइयाँ किसी मेडिकल स्टोर पर नहीं रखी हैं। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन एक घर की टेबल पर हैं और ये दवाइयाँ निजी इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए रखी। मतलब किसी कोरोना मरीज को अगर दवा लेनी है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो यहाँ से दवाइयाँ ले जा सकता है। कोरोना के संकट काल में एक से बढ़कर एक योद्धा लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। कोई गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहा है तो कोई कोविड पेशेंट्स को घर घर खाना पहुंचा रहा है। और उन्हीं योद्धाओं में से एक हैं मेरठ के रहने वाले कोरोना वॉरियर विजय पंडित, जो मेडिसिन बैंक बनाकर लोगों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। विजय खुद कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन कोरोना को मात देने के बाद विजय ने लोगों की मदद करने की ठानी और बना दिया खुद का एक मेडिसिन बैंक। जब इस समय जो अभी 2-3 महीने पहले के हालात देखें कि कोरोना की दवाइयों के बहुत ज़्यादा किल्लत थी, कालाबाजारी थी, बहुत ऊंचे दामों पे मिल रही थी वो दवाइयाँ और हमारे पास में रखी थी घर में बेकार, तो वहीं से मन में आया क्यों ना हम ये दवाइयाँ कोरोना से संबंधित या दूसरे मरीजों को फ्री उपलब्ध कराएं। विजय ने अपना मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर डाल रखा है। अगर आपको दवाओं की जरूरत है तो उनसे संपर्क कर दवाएं ले सकते हैं। यही नहीं, अगर किसी भी व्यक्ति के पास घर पर रखी हुई दवाइयाँ खराब हो रही हैं तो उन दवाइयों को भी वो व्यक्ति मेडिसिन बैंक में लाकर जमा कर सकता है। दरअसल ये तो एक बहुत पुण्य का कार्य है, जैसा कि आजकल ये कोरोना काल में दवाओं का और उसका ऑक्सीजन वगैरह का सारे में कहर मचा हुआ है। सभी को पता है कि कितनी किल्लत हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। तो सर के मन में हमेशा से बचपन से ये रहा है कि कैसे समाज के लिए कुछ किया जाए, तो हम लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब इस कोविड काल में भी हम, चूँकि पूरा परिवार पॉजिटिव हो चुका था, तो हमें पता है कि ये कितनी मुश्किल होती है, कितना भयावह है, लेकिन हम लोग तो सरवाइव कर गए उस वक्त। विजय पंडित का कहना है कि शुरुआत में जब उनके परिवार को कोरोना हुआ तो उन्होंने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं भी खरीद डाली। जब तक वो कोरोना से जंग लड़ते रहे तब तक डॉक्टर जो भी दवा बताते उसे हफ्तों के हिसाब से वो खरीद लेते। लेकिन ईश्वर की कृपा से उनका परिवार जब ठीक हो गया तो उन्होंने अपने घर में रखी दवाइयों को इकट्ठा किया और कुछ दवाइयाँ बाजार से लेकर एक मेडिसिन बैंक खोल दी। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। से खबर आ रही है जहां पर एक व्यापारी के साथ लूट हुई है। दूध व्यापारी के साथ लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। लोनी इलाके में वारदात हुई है और हथियार के बल पर लूट हुई है। कल भी यहां पर एक प्रॉपर्टी कारोबारी से लूट हुई थी। हौसले बुलंद यहां पर बदमाशों के। गाजियाबाद के लोनी इलाके का ये मसला। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या है डिटेल इस वारदात के पीछे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, बीते 24 घंटे के अंदर ही लोनी में 2 बड़ी लूट की वारदात हुई है, जिनमें कि जहां एक और 96 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, वहीं दूसरी ओर आज अल सुबह ही इकराम नगर की तमन्ना डेयरी है, उसके मालिक जब वहां अपनी डेयरी पर बैठे हुए तभी बाइक सवार बदमाश आते हैं, उन्हें हथियारों के बल पर आतंकित करते हैं और हजारों की नकदी उनसे लूटकर मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि इसकी इतला तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाकर तलाशी की बात भी पुलिस द्वारा कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या व्यापारी ने किसी पर शक जताया है? नहीं, जिस तरीके से व्यापारी सुबह सुबह रोजाना की तरह, रोजमर्रा की तरह वो सुबह सुबह अपनी डेयरी पर आते हैं, आज उसी तरीके से आज आए भी थे और जैसे ही वो पहुंचे हैं, नकाबपोश बदमाश आते हैं, बाइक सवार होकर उन्हें हथियार के बल पर आतंकित करते हैं और उनसे हजारों की नकदी लूटकर मौके से फरार भी हो जाते हैं। तो ऐसे में अभी तक अंदेशा उन्होंने कोई ऐसा नहीं जताया है कि कोई जानकार इसमें शामिल रहा या किसी पहले रेकी करने वालों व्यक्ति। ठीक है अमित, लेकिन जिस तरह से ये वारदात हुई लगता है रेकी पहले से हुई होगी। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।